मेरा नाम काजल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट थी। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया। अब मैं डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज किया करती थी। हम 5 भाई बहन थे। मेरे सारे भाई बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। मेरे पापा का एक छोटा सा जनरल स्टोर था। हम मामूली से लोग थे। हमारी छोटी सी जिंदगी में काफी सारी खुशियां थी। मैं कुछ ज्यादा काबिल डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन अपने हिसाब से लोगों का इलाज बहुत ईमानदारी और अच्छे तरीके से करती थी। अब मेरी मम्मी पापा का कहना था कि वो मेरी शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे कि बेटी को डॉक्टर बनाने के बाद उसकी कमाई बैठकर खा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने जिद पकड़ ली थी कि वो शादी करके ही रहेंगे। हालांकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अभी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहती थी। मैं एक अस्पताल में नौकरी किया करती थी और मुझे यही सब अच्छा लगता था। आखिर इतने साल मैंने पढ़ाई पूरी करके अपना सपना पूरा किया था, और फिर अभी मुझे 1 ही साल तो हुआ था नौकरी करते हुए, तभी मेरे लिए एक रिश्ता भी आ गया। मेरे मम्मी पापा को वो लड़का बहुत पसंद था, और आता भी क्यों नहीं। आखिर वो लड़का शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। उसे तो लड़कियां घूर घूर कर देखती और उसको पाने की चाहत रखती थी। वह था ही इतना अच्छा कि कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाती थी। उस लड़की का नाम राहुल आहूजा था। इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आलोक आहूजा का बेटा था। वो हमारे शहर की जानी मानी शख्सियत थे। जो भी उन्हें देखता था, उनके घर जाने की चाहत रखता था। राहुल के घर वालों ने अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरी शादी की डेट भी जल्दी ही फिक्स हो गई थी, क्योंकि उनकी फैमिली वालों को अपने बेटे की शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी। मैं बड़ी हैरान और कंफ्यूज हो रही थी कि राहुल आहूजा के माता पिता ने अपने बेटे की शादी मुझ जैसी मामूली डॉक्टर के साथ कैसे तय कर दी थी। हम लोग तो उनके जोड़े के भी नहीं थे। मैं जब खुद को शीशे में देखती तो मुझे अपनी खूबसूरती पर यकीन जरूर आता था, मगर कहीं से भी मैं खुद को राहुल आहूजा के लायक नहीं समझती थी। वो लोग बहुत अमीर थे, इतने अमीर थे कि उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर उन लोगों ने अपने घर की बहू के लिए मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया था। मेरा दिमाग बार बार यही सब कुछ सोच रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बंगले में रहने वाले लोगों ने मुझ जैसी एक दिमाग की डॉक्टर को अपने बेटे के लिए क्यों पसंद किया। हम लोग तो बड़े सिंपल लोग थे। आखिरकार हम पर इतना बड़ा एहसान कैसे हो सकता था। उन लोगों को तो अपने बेटे के लिए अपने ही स्टैंडर्ड की कोई लड़की देखनी चाहिए थी, मगर हम तो मामूली से लोग थे। हाँ, मगर पेशे से मैं डॉक्टर थी और मुझे लोग मेरे पेशे की वजह से ही जानते थे। पर मैं कोई इतनी बड़ी और फेमस डॉक्टर भी नहीं थी। बस एक अस्पताल में नौकरी किया करती थी। फिलहाल अब इन लोगों ने मेरा रिश्ता फिक्स कर ही दिया था, तो मेरे मम्मी पापा तो इसको मेरी खुशकिस्मती जान रहे थे। मेरे दिल में कहीं न कहीं शक सा जरूर हो रहा था कि इस रिश्ते में जरूर कोई बड़ी परेशानी होगी। मुझे किसी न किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, क्योंकि मेरी किस्मत तो कभी इतनी अच्छी नहीं रही थी कि मैं बेवजह किसी अमीर घर की बहू बन जाऊं और वहां जाकर उनके बड़े बंगले पर राज करूं। मेरा शक इस वक्त हल्का हल्का यकीन में बदलने लगा, जब मेरी शादी के एक दिन पहले लड़के वालों के साथ एक औरत आई थी, जो मुझे बड़ी गौर से देखने लगी। वह मुझे इस तरह घूर कर देख रही थी जैसे मुझे अभी खा जाएगी। फिर मैंने उसकी नजरों में छुपे हुए इस खुफिया राज को पढ़ लिया था, जो वह मुझे बताना चाहती थी कि वह मुझे अकेले में कोई बात करना चाहती थी। राहुल आहूजा के खानदान वालों की तो बात ही अलग थी, मगर वह औरत भी मुझे कुछ डिफरेंट लग रही थी। वह मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर यह जताना चाह रही थी कि मुझे एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। मैं उसे वॉशरूम ले जाने के बहाने बाहर ले आई थी। वो मेरे साथ बाहर आई और कहने लगी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हें पढ़ा लिखा और समझदार समझती थी, मगर तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ निकली। तुम ये नहीं जानती कि आलोक आहूजा का बेटा राहुल आहूजा तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। हाँ, अगर तुम उसकी एक चीज ठीक कर दो तो हो सकता है कि तुम उस पर काबू पा लो। हो सकता है कि तुम उसके घर पर राज करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे ठीक करना होगा। उस औरत की बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था और कंफ्यूजन में डाल दिया था। मैं तो यह समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहती है। इतने में मेरी मम्मी की आवाजें आने लगीं, पर वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई थी। मम्मी मुझसे पूछने लगी, वो तुमसे क्या कह रही थी?
तुम नहीं जानती हो, ये औरत आलोक आहूजा के घर की नौकरानी है। तुम तो इस नौकरानी के साथ ऐसे बातें कर रही हो जैसे वो तुम्हारी बहुत अच्छी रिश्तेदार लगती है। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को यह पता चल गया कि तुम नौकरों के साथ इतनी फ्री होकर बातें करती हो, तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? क्या ये बात कम है कि वो हम जैसे गरीब लोगों के घर अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं? ऊपर से तुम उनके सामने गरीबों को जैसी हरकतें भी कर रही हो। तुम्हारी शादी इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के यहाँ होने वाली है, इसलिए अपने आप को उन जैसा ही कर लो। तुम्हें उनको ये यकीन दिलाना जरूरी नहीं है कि हम गरीब हैं। भगवान के लिए हमारी इज्जत रख लो। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी हम गरीब कहाँ हैं, हम भी तो अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। मेरी मम्मी कहने लगी, उन लोगों के सामने तो हम गरीब ही हुए ना, कहाँ वो लोग और कहाँ हम। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उस औरत का कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही कह रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो आलोक आहूजा के घर की नौकरानी है। वह तो उसे मालकिन से कम नहीं लग रही थी, और वो बातें भी मालकिन की तरह ही सुना रही थी। हालांकि मुझे उसकी बातें कुछ अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मेरे पसंद करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह थी कि उसने जो कहा था वो सच था या झूठ था, क्योंकि उसकी बातों में मुझे सच्चाई जरूर झलक रही थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम राहुल आहूजा के साथ शादी करके बर्बाद हो जाओगी, यहाँ तक कि तुम उसको ठीक कर दो। इससे आगे वो कुछ बताती तभी मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगा ली थी और वो बाहर आ गई थी। उनकी बात अधूरी ही रह गई थी। उस औरत की अधूरी बात ने मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था, पर मेरे पास इस बेचैनी को दूर करने का कोई और रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि मैं शादी होने का इंतजार करूं और शादी के बाद अपनी बर्बादी को खुद अपनी आंखों से देख सकूं। पर ऐसा कौन औरत कर सकती है? हर एक औरत का सपना यही होता है कि उसकी जिंदगी में कामयाबी हो सके, वो अपने पति के साथ खुश रह सके। उसे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उसे एक अच्छा हमसफर जरूर मिलना चाहिए। मैं राहुल आहूजा के घर में काम करने वाली औरत से बात करने की कोशिश की थी, मगर राहुल आहूजा के घर वालों ने तो मुझे उससे बात ही नहीं करने दी। उन्होंने इस काम वाली बेचारी को तो शहर से बाहर भेज दिया था। शायद उनको भी आइडिया हो गया था कि वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी मम्मी को ये सब कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी शादी से एक दो दिन पहले और ज्यादा परेशान ना हो जाए। वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैंने भगवान पर भरोसा करके इस औरत की बात को अपने ध्यान से निकाल दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि शादी से पहले कोई नई परेशानी आ जाए, क्योंकि अब मेरी शादी को ज्यादा दिन नहीं रह गए थे, सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। फिर मैं एक नौकरानी के कहने पर कोई हंगामा कर दूं। मैं जानती थी कि उसने जो कहा था वो 100% सही साबित होने वाला था, लेकिन कुछ लोग शादी खत्म करवाने के लिए भी तो झूठ मूठ की बातें कर देते हैं। और जहां मेरी शादी होने वाली थी, वहां पर तो ऐसे ना जाने कितने लोग थे जो राहुल आहूजा के पीछे पड़े हुए थे। मेरे दिमाग में भी एक ही बात आने लगी थी कि आखिर ये लोग मुझ जैसी गरीब लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? कोई तो वजह जरूर रही होगी। और राहुल आहूजा इतना भी काबिल होता तो मुझसे शादी क्यों करता? मैं तो उसके लिए एक मामूली सी लड़की थी, जबकि वो अपने पिता के ही लेवल की किसी बिजनेसमैन या फिर किसी अमीर इंसान की बेटी को डिजर्व करता था। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी, पर मैं खामोश रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हो जाएं। पर मेरे रिश्तेदार मेरा तमाशा जरूर देखना चाहते थे, और मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती थी कि उनके सामने मेरी कोई भी कमजोरी आ जाए। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं उस मुसीबत का सामना करूंगी जो मुझे और मेरे पति को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। मैं खुद साबित करके दिखाऊंगी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ ऐसा करूंगी ही नहीं कि उसे मुझसे शिकायत हो जाए, क्योंकि मेरी राहुल आहूजा के साथ शादी होने पर मेरी फैमिली वाले बहुत खुश थे और मैं उनकी खुशी कम नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और बेचैन भी थी। मुझे उस औरत की बातें बहुत ज्यादा खल रही थी। वह मुझे मेरी शादी में नजर आई थी, लेकिन वह मेरे करीब नहीं आई थी। शायद उसे मेरी सास ने अपने पास बुला लिया था। वो सारे मेहमानों को अटेंड कर रही थी। उसकी नजर बार बार मुझ पर थी। मुझे उससे नफरत भी हो रही थी, जिसने मेरी खुशियों को आने से पहले ही खा लिया था। मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी वो किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंचने में कामयाब हो गई थी। पहले तो उसने मेरे साथ पास खड़े होकर चारों तरफ देखा कि कहीं मेरी ससुराल का कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने मेरे कान में चुपके से एक बात कही थी। वो कहने लगी,
तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब तुम खुद अपनी बर्बादी का तमाशा देखना। जो कुछ भी तुमने किया है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं अभी भी कह रही हूँ, अपने पति को तुम ठीक कर दो, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी बात को झूठ मत समझना। उस औरत की बात ने मुझे फिर बेचैन कर दिया था। मैं अपनी शादी का फंक्शन भी खुशी खुशी अटेंड नहीं कर पा रही थी। मेरी शादी की सारी खुशियां हवा में बिखर कर रह गई थी। मैं तो बस एक ही चीज के बारे में सोचने लगी थी कि आखिर मुझे अपने पति के अंदर ऐसा क्या ठीक करना होगा जिसकी वजह से मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये औरत मुझे पूरी बात भी तो नहीं बताती थी। हर बार आधी बात करके मुझे कंफ्यूज कर जाती थी। ये कसूर शायद उसका भी नहीं था। उसे मौका भी तो नहीं मिलता था कि वह मुझसे अकेले में बात करे। फिलहाल वह वक्त आ गया था जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी ससुराल का घर बहुत बड़ा था। सारे मेहमान चले गए थे। मुझे कुछ लड़कियां मेरे कमरे तक छोड़ गई थी। मैं दुल्हन बनकर अपने बेड पर बैठी थी और मैंने घूंघट डाल दिया था। मैं दुल्हन बनकर अपने पति के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। मैं इंतजार करते करते थक गई, लेकिन मेरा पति कमरे में नहीं आया। शादी की पहली रात मुझे पता चल गया था कि वो नौकरानी जो कह रही थी उसमें कुछ तो सच्चाई है। नहीं तो शादी के दिन अपनी दुल्हन को ऐसे अकेले कौन छोड़ता है। सुहाग की सेज पर बैठी मैं इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। रात के 2 बजे मुझे अपने कमरे से अजीब सी खुशबू आई। मैंने उठकर देखा तो मेरा पति पसीने से लथपथ बहुत सारी अगरबत्ती जलाई मेरे सामने खड़ा था। मैं देखकर हैरान हो गई। मुझे उस नौकरानी की बात सच लगने लगी। मैंने सोचा, सुहाग रात पर लोग अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर आते हैं और मेरा पति इतनी सारी अगरबत्तियां लेकर क्या कर रहा था। खैर, जो भी हो, शादी से पहले ही मैं सोच कर आई थी कि जो भी मेरी किस्मत में होगा उसे चुपचाप सहन करूंगी। मैं डरते हुए अपने पति के पास गई और उससे पूछा, आप इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बोले, मुझे आइसक्रीम खानी है, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैंने कहा, रात के 2 बजे आइसक्रीम खाने कौन जाता है। लेकिन वो नहीं माने और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। रास्ते में कई आइसक्रीम के स्टॉल भी गई, पर उन्होंने कहीं गाड़ी नहीं रोकी। मैं नई दुल्हन थी। अपने पति को कुछ कहते हुए मैं बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने डरते हुए कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, आइसक्रीम नहीं खानी क्या अब आपको। वो बोले, मैं तुम्हें फार्म हाउस लेकर जा रहा हूँ, दोनों वहीं बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। मेरा सपना था कि मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात वहीं मनाऊं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो बताओ, मैं गाड़ी मोड़ देता हूँ। मुझे अपने पति की ये बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने झट से कहा, नहीं, आपका जो सपना है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। आप जहाँ जाएं मैं आपके साथ चलूंगी। शहर से दूर हम फार्म हाउस में पहुंच गए। फार्म हाउस काफी बड़े एरिया में और बहुत सुंदर था। मेरा पति मुझे फार्म हाउस के अंदर ले गया और वहां जाकर मुझे बिस्तर में बिठा दिया। फिर बोला, मैंने आइसक्रीम ऑर्डर की है, अभी खाएंगे, तब तक तुम रेस्ट करो। और मेरे ऊपर कंबल डाल दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर थी। मुझे लॉन्ग ड्राइव, आइसक्रीम, फार्म हाउस सब एक सपना सा लग रहा था। मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा है। मैंने उठकर नहा धोकर सबके साथ घर के कामों में हाथ बटाया। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बिल्कुल माँ जैसी। मेरा मन हुआ कि मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाई। लेकिन नई नवेली बहू के लिए घर के लोगों से इस तरह खुलकर बात करना आसान नहीं होता। मैंने मुंह में आई हुई बात को वापस ले लिया। शाम को जब मेरा पति घर आया तो मैं बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। रात के 9 बज गए थे। घर के सब लोगों ने खाना खा लिया था, पर मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो आए तो मैंने कहा कि आप फ्रेश हो जाइए, फिर खाना खाते हैं। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। 2 बाइट मुंह में डाली ही थी कि मेरा पति बोल पड़ा, ये खाना अच्छा नहीं है, चलो बाहर जाकर कुछ खाते हैं। लेकिन मुझे खाना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, आप बाहर खा लेना, मुझे तो खाने में कोई बुराई नहीं लग रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मेरे पति ने नहीं सुनी और प्लेट साइड में करके मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले गया। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मतलब खुद को खाना पसंद नहीं आया तो उसे मैं भी ना खाऊं। ये कैसा अजीब सा इंसान है। जी कर रहा था उसका हाथ छुड़ाकर जोर से रो दूं, पर मैं खुद से वादा करके आई थी कि मेरा पति जैसा भी हो मैं उसे ठीक करूंगी। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मैं उसके साथ चली गई। गाड़ी फिर तेज स्पीड से चली। मेरे पति ने रास्ते में कहीं भी खाना खाने के लिए गाड़ी नहीं रोकी। मुझे जहां पर भी खाना दिख रहा था
या खाने की खुशबू आ रही थी। मेरी भूख और बढ़ती जा रही थी और मेरा गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन मेरे पति ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रोकी। मैंने कहा, आप तो खाना खाने के लिए बाहर आए थे ना, फिर आप मुझे फार्म हाउस क्यों लेकर आए हैं? वो बोला, फार्म हाउस में ही मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। तुम चिंता ना करो, मैं खाना ही ऑर्डर कर देता हूँ, तुम थोड़ा आराम करो। उसने मुझे बिस्तर में बिठा दिया और मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। अगले दिन सुबह फिर वही, मैं अपने घर पर थी। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं सोचते सोचते पागल हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब ये तो रोज का ही हो गया था। मेरा पति मुझे ले जाता और अगले दिन सुबह मैं घर पर होती। मैंने अपना दिमाग चलाया। मुझे एहसास हुआ कि उस कंबल को डालने के बाद ही मुझे नींद आती है। कहीं उस कंबल में तो कुछ नहीं। मैंने आज पूरी तैयारी कर ली थी। मैं मन में सोच कर गई थी कि आज मैं सोऊंगी नहीं। आखिर मेरा पति मुझे फार्म हाउस ले जाकर क्या करता है, मैं ये देखना चाहती थी। आज भी मैं अपने पति के साथ फार्म हाउस गई, लेकिन मैंने अपने नाक में रूम में जाने से पहले रुई डाल दी थी। और जब मेरे पति मुझे बिस्तर में लेटने को कहा तो मैं लेट गई और ब्लैंकेट मुंह में थोड़ी देर रखने के बाद मैंने उसे हटा दिया। उसे लगा कि मुझे नींद आ गई है, लेकिन मैं सो नहीं रही थी, मैं तो जाग रही थी। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गई। मेरे पति को लगा कि मैं सो चुकी हूँ। उसने पूरे कमरे में अगरबत्तियां और दिए जला दिए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या करना चाह रहा है। मैं सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। मेरा पति अपने चारों ओर दिए जलाकर उसके बीच में बैठ गया और पता नहीं जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ने लगा। मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाल रखा था। सुबह 4 बजे तक मेरा पति दियों के बीच में अगरबत्ती जलाकर जाने कौन से मंत्र पढ़ता रहा। उसके बाद 4 बजे मुझे गाड़ी में डालकर घर पर मुझे बिस्तर में सुला दिया। मुझे यह तो समझ में आ गया था कि वह रात में फार्म हाउस जाकर क्या करता है, लेकिन मैं ये सोचकर पागल हुए जा रही थी कि आखिर ये सब वो क्यों कर रहा है। अब मुझे उस नौकरानी से मिलना था और पूरी बात जाने बिना चैन नहीं लेने वाली थी मैंने उस नौकरानी का पता लगाया और उसे बहुत सारे पैसे देने का लालच दिया। उसने मुझसे घर वालों से कुछ ना कहने का वादा लिया। मैंने उससे वादा कर दिया, ठीक है, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। तब उसने मुझे बताया कि मेरे पति की मुझसे पहले 2 शादियां हो चुकी हैं और वो दोनों उसे छोड़कर जा चुकी हैं। बस इसलिए मैं भी तुम्हें शादी करने से रोक रही थी, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने गुस्से में कहा, काम की बात बताओ, बताओ कि वो दोनों उसे छोड़कर क्यों गई। तब नौकरानी ने बताया कि बचपन में मालिक और मालकिन दोनों ही अपने काम में बिजी रहते थे। मालिक अपना इतना बड़ा बिजनेस संभालने में बिजी थे और मैडम भी जॉब करती थी, तो नौकरानी के भरोसे उन्होंने छोटे मालिक को छोड़ रखा था। नौकरानी दिन भर मजे से सोती रहती और छोटे मालिक के हाथ में रिमोट पकड़ा देती, जिसमें छोटे मालिक दिन भर तंत्र मंत्र विद्या जैसी चीजें देखा करते थे। उनके दिमाग में कब कौन सी बात आए कोई नहीं समझ सकता था। उन चीजों को देखते देखते छोटे मालिक का दिमाग में भी तंत्र मंत्र विद्या भर चुकी है। उसी से परेशान होकर उनकी दोनों पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई। मालिक को बचपन से अकेले रहने की आदत है, इसलिए वो दिन भर ऑफिस में नहीं रहते, बल्कि उसी फार्म हाउस में रहते हैं। और रात को आपको इसलिए ले जाते हैं ताकि आप उन पर शक ना करो कि मेरा पति सारी रात कहाँ रहता है और वो शांति से अपनी तंत्र विद्या पूरी कर सके। दोनों पत्नियों के साथ भी वो यही करते थे। तभी मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने पति की एक चीज ठीक कर दो, तुम अपने घर पर राज करोगी। ये बात सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं। मैं तो उन दोनों की तरह अपने पति को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो तो अमीर घर की लड़कियां थी, लेकिन मैं एक मामूली से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब मुझे समझ आया कि इतने बड़े लोगों ने हम जैसे छोटे लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ा। आज मुझे समझ में आ गया था मेरा पति पागल है, लेकिन फिर मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने पति को ठीक करके रहूंगी। मैंने धीरे धीरे करके अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बनाई। उनके खाने में मिलाकर दवाइयां देती रही, क्योंकि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट थी, इसलिए मैं जानती थी कि अब कौन सी दवाई से मेरे पति की तबीयत में सुधार आएगा। मैंने अपने पति को कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके बारे में जानती हूँ। वो जो कहता मैं चुपचाप कर देती, लेकिन उनकी तबीयत सुधारना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने अपने सास ससुर से ये बात शेयर की, तो उन्होंने भी मेरी इस काम में मदद की। मेरे सास ससुर को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। काश हमने वक्त रहते अपने बच्चे पर ध्यान दिया होता, दिन भर अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा होता,
तो आज वो भी एक बिजनेसमैन होता। मैंने उन्हें हिम्मत दिलाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति को ठीक करके रहूंगी। आज मैं अपने पति के साथ लंदन में हूँ। उनकी हालत में पहले से बहुत सुधार है। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करते हैं, पर मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं बहुत जल्द उन्हें एक परफेक्ट इंसान बना दूंगी। आज मुझे अपनी पढ़ाई सफल होती नजर आ रही थी और मेरे सास ससुर जी को मेरे इस काम से बहुत खुश थे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज दोस्तों अपना प्यार भरा कमेंट और एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत खुशी और मोटिवेशन देता है। प्लीज दोस्तों अपना प्यार दें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी।